हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात की जाए तो ये बेसिकली इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच। आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है तब तक के शासनकाल को कह सकते हैं आप दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है। इतने लंबे समय अवधि के बीच में देखते हैं तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन करते हैं। एक बार उन वंशों के बारे में जान लेते हैं कि वे कौन कौन से वंश होते हैं और उनका कौन सा क्रम होता है। अगर एग्जाम में कभी आए तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। उनके क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन करते हैं, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश। अंत में बात की जाए तो जो दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम वंश था वह था लोदी वंश। इन सभी वंशों के बारे में हम एक एक करके बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग गुलाम वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और उसके बाद हम लोग जो दूसरा वंश है खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश के कार्यकाल की क्या बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के बीच। और इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे इसके संस्थापक खिलजी वंश के। अब उस कल वाली क्लास को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि आज वाली क्लास को हम लोग उससे जोड़ सकें और हमें समझने में आसानी हो सके और इसी के साथ साथ हमारा कल की क्लास भी रिवीजन हो सके। चलिए हम लोग कल की क्लास को देखते हैं। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे, आप कह सकते हैं कि जो खिलजी वंश के सबसे सशक्त शासक या कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली शासक जिन्होंने साम्राज्य विस्तारवादी नीति का सबसे ज़्यादा अनुकरण किया था, उनके बारे में। इनके बचपन का नाम क्या था आपको बताया गया था? अली गुरु साहब। इनके बचपन का क्या नाम था? अली गुरु साहब था और इसके साथ इन्हें बताया गया था। चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन से विद्रोह होते हैं। आपको कल वाली क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल वाली की क्लास में आपको बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी देखा जाए तो जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर देते हैं तो उसके बाद वे अगला सुल्तान घोषित होते हैं या सुल्तान अपने आप को नियुक्त करते हैं। उसी के साथ इनके बचपन का नाम जान लेते हैं कि इनके बचपन का क्या नाम था। इनके बचपन का नाम था अली गुरु साहब। अगर इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के बीच। ये आपको बताया गया था। अब हम लोग कल की क्लास को एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम आज वाली क्लास को जोड़ सकें और हमें आसानी से समझ आ सके। और उसके साथ ही साथ हम लोग कल की क्लास को रिवीजन करेंगे तो जो भी हमारा कोई भी पॉइंट भूला हो उसको हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आसानी से याद हो सके। कल की क्लास में आपको ये बताया गया था। अब जब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं तो अब हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। आगे ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत की नीति को देखते हुए जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी एक कृति कह सकते हैं पुस्तक जिसमें थी खजाए उल फुतूह। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? खजाए उल फुतूह में उनके राजस्व सिद्धांत के बारे में लिखता है कि उन्होंने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि जिस प्रकार सूरज अपने प्रकाश की किरणों को चारों तरफ अपने किरणों को अलौकिक करता है, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भी अपने जितने भी कह सकते हैं भूभाग, विचित भूभाग को उसी प्रकार संचालित कर रहा था। ये आपको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको बताया गया था, जो जोधपुर से एक संस्कृत का ताम्रपत्र मिला था, उसमें उनके बारे में देवतुल्य कहा गया था। मतलब उनकी तुलना, अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की जा रही थी। और उसमें लिखा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी इस सिंहासन पर आसीन होता है पृथ्वी पर अत्याचार नगण्य हो गया था या शून्य हो गया था, ये भी बताया गया था। ये कहाँ से? संस्कृत में लेख था जो जोधपुर से प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि जो सिकंदर सानी की उपाधि उन्होंने धारण की थी, सिकंदर सानी की उपाधि उन्होंने ऐसे धारण किया था कि जब वो शुरुआती दौर में किसी भी क्षेत्र पे विजित पे आक्रमण करते थे या किसी भी क्षेत्र पे आक्रमण करते थे, विजित होने के पश्चात वे अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करते थे। इस वजह से उन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करते हैं। अगला पॉइंट आपको बताया गया था कि उन्होंने जो नाइब कह सकते हैं, उन्होंने जो खलीफा होते हैं, खलीफा से उन्होंने सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली। उन्होंने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली, बल्कि सुल्तान के स्थान पर उन्होंने खलीफा से नाइब पद की उपाधि धारण करते हैं। क्या पद लेते हैं? नाइब पद ग्रहण करते हैं। उसके साथ उन्होंने जो उलेमा वर्ग होता था, उलेमा वर्ग का अपने प्रशासनिक भाग में कोई भी उनका हस्तक्षेप नहीं होने दिया। कह सकते हैं कि जो उलेमा वर्ग थे उनसे प्रशासन में कोई भी उनका योगदान नहीं था। ये हम लोग कल की क्लास में आपको बता दिए गए थे। अब आज की क्लास हम लोग देखते हैं।
आखिर आज की क्लास में हम लोग कल बताया गया था कि उनके साम्राज्य में कह सकते हैं उनके जब शासनकाल में आखिर विद्रोह क्यों हो रहे थे, इनके बारे में देखेंगे आज की। सबसे पहला विद्रोह देखते हैं जो नवीन मुसलमानों का विद्रोह था। कौन सा था? नवीन मुसलमानों का विद्रोह। नवीन मुसलमान का नवीन मुसलमानों का विद्रोह। आखिर ये विद्रोह क्या हुआ था, इसका क्या कारण था, इसके बारे में बात करेंगे। इसका विद्रोह करने का कारण ये था कि जैसे पहले कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पहले जितने भी राजा होते थे, अगर वे दूसरे सम्राट कह सकते हैं दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे, आक्रमण के दौरान जो भी धन वहाँ से लूटते थे, उस लूट का लगभग 80% अब लिख दें अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पूर्व शासनकाल से पूर्व लूट का धन लूट का धन का 80% 80% सैनिकों में वितरण होता था। क्या होता था? 80% सैनिकों में वितरण होता है और 20% राजस्व कोष में जाता था। राजस्व कोष में जाता था। ये था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पूर्व। जो भी अगर आक्रमण होते थे उसमें जो नए मुसलमान जो थे, कह सकते हैं कि जो चंगेज खां के वंशज थे, उलेमा वर्ग थे जो भारत में निवास कर रहे थे, वे अगर किसी युद्ध में भाग लेते थे तो सरदार उन्हें 80% लगभग जो भी सैनिक भाग लेता था उसका 80% जो लूट का होता था वो सैनिकों में वितरण होता था, जबकि 20% जो होता था वह राजस्व में आता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर आसीन होता है तो वह इसका उल्टा कर देता है। जब वो इसका उल्टा कर देता है तो क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन के समय 80% राजस्व में और यहाँ 20% सैनिकों में 20% सैनिकों में बढ़ता था। इसी वजह से देखा जाए तो जब ये हुआ तो जो नवीन मुसलमान कह सकते हैं, जो नए मुसलमान थे, उन्होंने विद्रोह कर देते हैं। वो विद्रोह कहाँ होता है? गुजरात में विद्रोह हो जाता है। जब गुजरात में विद्रोह हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने कह सकते हैं कि 1298 से लेकर 1299 कब होता है विद्रोह? 1298 से लेके 1299 ईस्वी के बीच ये विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दमन करने के लिए उन्होंने अपने एक सरदार कह सकते हैं या अपने एक गुलाम नुसरत खां को, किसको भेजते हैं? नुसरत खां को इस विद्रोह को दमन करने के लिए किसको भेजते हैं? नुसरत खां को भेजते हैं। कहाँ पे ये विद्रोह होता है? गुजरात में विद्रोह होता है। इसको दमन के लिए नुसरत खां को भेजते हैं। जब नुसरत खां गुजरात पहुंचता है तो उन्होंने अपनी शक्ति के कह सकते हैं अपने सैनिकों की शक्ति की वजह से इस विद्रोह का दमन करते हैं। कौन सी विद्रोह? जो नवीन मुसलमान विद्रोह कर रहे थे उसका दमन करते हैं। अब आपको ये जो कह सकते हैं कि जो दूसरे राज्य से या दूसरे सम्राट से धन लूटा जाता था उसको क्या कहा जाता था? इसे खुम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खुम्स का मतलब होता था लूट का धन, लूटा गया धन कह सकते हैं। ये ये याद रखिएगा, खुम्स का मतलब होता है, खुम्स का तात्पर्य होता है लूटा हुआ धन। इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ जो धन के साथ साथ जो अन्य वस्तुएं लूटी जाती थी, अन्य वस्तुएं जो लूटी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? गनिया। क्या कहा जाता था? गनिया। ये भी याद रखिएगा। अगर लूट का धन कहे तो उसे खुम्स कहा जाता था, उसके साथ अन्य वस्तुएं जो लूटी जाती थी उसे क्या कहा जाता? गनिया कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। जब गुजरात में विद्रोह जब होता है, कहाँ होता है? कह सकते हैं गुजरात में जब विद्रोह हुआ था नवीन मुसलमानों द्वारा, कब हुआ था? 1298 से 99 के बीच में आपको बताया गया है। तो दो इतिहासकार ईसामी और बर्नी, कौन थे? ईसानी एवं बर्नी। ईसानी और बर्नी लिखते हैं, ईसामी और बर्नी लिखते हैं अलाउद्दीन गुजरात विजय के पश्चात है।
अलाउद्दीन, सॉरी यहाँ लिखना है अलाउद्दीन गुजरात। गुजरात विजय के पश्चात जो नवीन मुसलमान थे, नवीन मुसलमानों का कत्ले कत्ले आम आम की कत्ले आम का आम की कार्यवाही कार्यवाही करता है। देखा जो नवीन मुसलमान थे उस समय जब विद्रोह कर देते हैं कि जो धन वितरण के लिए वे विद्रोह कर देते हैं, तो दो इतिहासकार इसामी कौन है, इसामी और बर्नी कौन है, इसामी और बर्नी लिखते हैं कि जब वे गुजरात अभियान पे जाते हैं, कह सकते हैं गुजरात अभियान पे विजित होने के पश्चात उन्होंने अपने नुसरत खान जो उस समय विद्रोह का दमन करते हैं, उन्हें इससे नवीन जो मुसलमान थे उन्हें कत्ले आम की आज्ञा देते हैं। नवीन मुसलमान आपको बताया गया है जो उलेमा वर्ग थे, उन्हें जो परिवर्तित होकर भारत में निवास करने आए थे 4000 समर्थकों के साथ, उन्हीं को कत्लेआम की आज्ञा देते हैं, यह कत्लेआम करने की उनको इजाज़त देते हैं नुसरत खान से। फिर इसके आगे देखते हैं, अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अलाउद्दीन के जो एक सबसे ज़्यादा कह सकते हैं वफादार उनके जो सरदार थे, सबसे वफादार वफादार सरदार में से वफादार सेनापति में से ली गई है। वफादार सेनापति में जो थे मलिक काफूर, कौन थे, मलिक काफूर। मलिक काफूर को देखा जाए तो क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी, यहाँ को लिख दिया जा रहा है। क्या कहा जाता था, 1000 दिनारी। क्यों कहा जाता था, इनको खरीदा गया था कि वे कितने में खरीदे, 1000 दिनार में खरीदे गए थे। कहाँ कब खरीदे गए थे, ये गुजरात अभियान के दौरान खरीदे रहे थे। गुजरात अभियान के दौरान ये गुजरात अभियान के दौरान खरीदे गए थे। कौन खरीदे गए थे, मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। देखा जाए तो इनको 1000 दिनारी कहा जाता था। ये गुजरात अभियान के दौरान खरीदे गए थे। और उनको कौन खरीदा था इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसको ने खरीदे थे नुसरत खां। कौन थे, नुसरत खां। जब ये गुजरात अभियान पे गए थे तब उन्होंने इसको खरीदे थे, मलिक काफूर को। कितने में खरीदे, 1000 दिनार में खरीदे थे। उसको गुजरात अभियान पे खरीदे थे। कौन खरीदा, नुसरत खां था। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से शुरू होते हैं कि जब अलाउद्दीन शासक बनता है तो उसके साम्राज्य में बार बार विद्रोह क्यों हो रहे थे, वह इसका कारण जानना चाहता था। वह धीरे धीरे अपने इन विद्रोह के कारणों को जानते हुए वह पहचान गया था कि मतलब कौन से कारण थे जो विद्रोह होने के थे। इस वजह से उन्होंने कुछ नई नीतियाँ अपने शासनकाल में लागू हुई। इन नीतियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विद्रोह सबसे पहले विद्रोह का कारण, पहला कारण उन्होंने बताया है कि उनके शासनकाल में जो विद्रोह हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, जो दान में दी जाती थी, दान में दी गई भूमि, दान में दिए गए भूमि, पेंशन, उपहार सब छीन लिया। आखिर आदमी विद्रोह कब करता है, विद्रोह तभी करता है जब वह सक्षम होता है। अगर जब उसके पास खाने के पैसे ही नहीं रहेंगे तो वह विद्रोह नहीं करेगा। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को यह अनुमान लग गया था कि जब जो मंत्री होते हैं या जो सरदार होते हैं उनके पास अत्यधिक धन होगा तो वह विद्रोह हर हाल में करेंगे। इसी वजह से उन सभी से जो उनको दान में भूमि मिलती थी, पेंशन मिलता था वह, और उपहार स्वरूप जो भी कुछ मिलता था वह सब उन्हें बंद कर दिया गया। इस वजह से जब उनके पास ये सब रहेंगे नहीं तो वे विद्रोह करेंगे नहीं। इस सभी की वजह से उन्होंने विद्रोह के ये कारण थे, उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने ये रणनीति अपनाई कि उनकी भूमि बंद किया जाए, जो उनको अत्यधिक भूमि दिया जाता था, पेंशन बंद किया जाए, और उपहार में जो उनको अन्य सुविधाएं दी जाती थी वे काफ़ी कम कर दी जाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो सभी जो अधिकारी थे, या कह सकते हैं कि जो सभी प्रशासनिक विभाग में अधिकारी थे, अधिकारी व सामान्य लोगों से, जो सामान्य लोग थे सभी से राजस्व वसूल रहे थे। राजस्व लिए जाए। देखा जाए तो कुछ अधिकारी ये होते थे कि जो प्रशासन में होते थे, इस वजह से उनको टैक्स, या कह सकते हैं कि
कर नहीं देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन सबको समाप्त करते हुए उन्हें कहा कि वे जितने भी अधिकारी होंगे सभी से टैक्स या कह सकते हैं कर या राजस्व लिया जाएगा। उसके साथ-साथ जो सामान्य लोग थे, जो कर के पात्र होते थे, उनको देना पड़ेगा। इस वजह से अगर ये अपना जब ऋण चुकाते रहेंगे तो वे कह सकते हैं कि विद्रोह नहीं करेंगे। पहला ये था। दूसरे के बारे में जान लेते हैं, दूसरा कारण उन्होंने क्या खोजा था? दूसरा ये था कि जब दूसरा था शराब, जुआ सब बंद कर दिया। बंद कर दिया। आपको पहले भी बता दिया गया कि जैसे जब शराब का सेवन आदमी कर लेता है तो जो उसके अंदर की सभी भावनाएँ होती थी वो बाहर हो जाती थी। जैसे अगर कोई कह सकते हैं कि प्रशासन में कोई रणनीति बनी है तो शराब या कह सकते हैं किसी पार्टी में जाता या कैसे किसी अन्य मंत्री के यहाँ शादी होता है तो वहाँ जाने के पश्चात वो शराब का सेवन करने से वे रणनीतियाँ दूसरे राजाओं के सामने खोल देते थे। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने साम्राज्य में शराब सेवन का बंद कर दिया और साथ ही साथ जुआ खेलना भी बंद कर दिया। जुआ खेलने की जो प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया। ये बताया था। और आखिरी जो उन्होंने बताया था, आखिरी ये थी जो अमीर वर्ग के शादी के जो कह सकते हैं कि जो अमीर वर्ग थे, वो अमीर वर्गों में ही शादी करने थे, ये प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। अमीर वर्गों में जो थे उनके यहाँ शादी के लिए परमिशन नहीं दिया जाता था। जैसे कह सकते हैं कि जो अमीर लोग रहते थे, अमीर लोगों के यहाँ जो शादी होती थी अमीर लोगों के यहाँ जो शादी होती थी उसमें कह सकते हैं कि राज्य के कर्मचारी भी जाते थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के कर्मचारियों को वहाँ जाना प्रतिबंधित कर दिया। अमीर अमीर घरों के यहाँ शादी में राज्य के कोई भी कर्मचारी वहाँ पे जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिए हुए हैं। राज्य के कर्मचारी किसी के यहाँ शादी में सम्मिलित नहीं होंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।